इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आज आपके साथ आरती और मैं अमित तेवतिया। बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं लेकर आपके लिए कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें होगी ढेर सारी बातें। आज बहुत कुछ है आप तक हमें पहुंचाने के लिए, कि जो बातें हम आपसे करना चाहते हैं वो भी है, जो हमारे विशेषज्ञ आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बातें भी, और भी बहुत सारी जानकारी जो है अमित हमें हमारे श्रोताओं तक पहुंचानी है। बिल्कुल, वही कार्यक्रम किसान की बात है ही ऐसा कि हमारे किसानों को रूबरू कराता है कि क्या कुछ हो रहा है आज के समय में। क्योंकि मौसम देखिए, हम कहीं जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में किसानों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनके लिए जूझ रहे हैं इस देश के वैज्ञानिक बेटे, जो अनुसंधान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार इस प्रदूषण कोई कमी हो, जलवायु परिवर्तन में आने वाली जो किस्में हैं वो किस प्रकार से हम बनाएं कि अच्छा उत्पादन किसान को मिले, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और देश की जो रीढ़ है ना कृषि, ये ऐसे एक स्तंभ की तरह खड़ी रहे, पूरा देश वैश्विक पंक्ति में अग्रणी हो। ये हमारे सभी वैज्ञानिक चाहते हैं, हम चाहते हैं और हमारा किसान चाहता है। जी बिल्कुल। लेकिन जब हम बात करते हैं वैज्ञानिकों की, तो एक ऐसा भी समय था आरती की जब इतने हमारे पास संसाधन नहीं थे, और उस समय न केवल किसान के सम्मुख अपितु देश के वैज्ञानिक बेटों के सम्मुख भी एक, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का प्रश्न था कि क्या करें, कैसे करें। तब निकल करके आए MS स्वामीनाथन। जी बिल्कुल, देखिए MS स्वामीनाथन, जो कि जिन्हें कहा जाता है कि भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, और बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे। और आप बता दें, आज के दिन ही उनका जन्म हुआ है, तो शताब्दी, आज उनकी जन्म शताब्दी जो है वो मनाई जा रही है। बिल्कुल आरती, सही कहा आपने, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर करने वाले, कि जब हमने कह दिया कि दुनिया से अब हम अनाज लेंगे नहीं, अभी तो अनाज देंगे, ऐसे स्वामी नाथन का आज जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में, जो कि 7 अगस्त से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त तक चलेगा। इसी के उद्बोधन में प्रधानमंत्री जी ने किया और क्या कुछ कहा, अपने श्रोताओं तक जरूर सुनवाना चाहेंगे। मैं आप सभी को स्वामीनाथन जन्म शताब्दी समारोह की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका योगदान किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं रहता। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ऐसे ही महान वैज्ञानिक थे, मां भारती के सपूत थे। उन्होंने विज्ञान को जन सेवा का माध्यम बनाया। देश की खाद्य सुरक्षा को, फूड सिक्योरिटी को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उन्होंने वो चेतना जागृत की जो आने वाली कई सदियों तक भारत की नीतियों और प्राथमिकताओं को दिशा देती रहेगी। साथियों, वो केवल रिसर्च नहीं करते थे, बल्कि खेती के तौर तरीके बदलने के लिए किसानों को प्रेरित भी करते थे। आज भी भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी अप्रोच, उनके विचार हर तरफ नजर आते हैं। वो सही मायने में मां भारती के रत्न थे। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया, लेकिन उनकी पहचान हरित क्रांति से भी आगे बढ़कर थी। वो खेती में केमिकल के बढ़ते प्रयोग और मोनोकल्चर फार्मिंग के खतरों से किसानों को लगातार जागरूक करते रहे। यानी एक तरफ वो ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और साथ ही उन्हें एनवायरमेंट की, धरती मां की भी चिंता थी। दोनों के बीच संतुलन साधने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए उन्होंने एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने बायो विलेज का कंसेप्ट दिया, जिसके जरिए गांव के लोगों और किसानों का सशक्तिकरण हो सकता है। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन मानते थे कि क्लाइमेट चेंज और न्यूट्रिशन की चुनौती का हल उन्हीं फसलों में छुपा है
जिन्हें हमने भुला दिया है। ड्राउट टॉलरेंस और सॉल्ट टॉलरेंस पर उनका फोकस था। उन्होंने मिलेट्स, श्री अन्न पर उस समय काम किया जब मिलेट्स को कोई पूछता नहीं था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने वर्षों पहले यह सुझाव दिया था कि मैंग्रोव की जेनेटिक क्वालिटी को धान में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इससे फसलें भी जलवायु के अनुकूल बनेगी। आज जब हम क्लाइमेट एडेप्शन की बात करते हैं तो महसूस होता है कि वो कितना आगे की सोचते थे। साथियों, आज दुनिया भर में बायोडायवर्सिटी को लेकर चर्चा होती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए सरकारें अनेक कदम उठा रही हैं, लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बायो हैप्पीनेस का आइडिया दिया। आज हम यहां इसी आइडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन कहते थे कि बायोडायवर्सिटी की ताकत से हम स्थानीय लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लोकल रिसोर्सेज के इस्तेमाल से लोगों के लिए आजीविका के नए साधन बना सकते हैं। और जैसा उनका व्यक्तित्व था, अपने आइडियाज को वो जमीन पर उतारने में माहिर थे। अपने रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा उन्होंने नई खोजों का लाभ किसानों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया। हमारे छोटे किसान, हमारे मछुआरे भाई बहन, इन सबको उनके प्रयासों से बहुत लाभ हुआ है। साथियों, आज मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि प्रोफेसर स्वामीनाथन की विरासत को सम्मान देने के लिए एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस शुरू हुआ है। ये इंटरनेशनल अवार्ड विकासशील देशों के उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्होंने फूड सिक्योरिटी की दिशा में बड़ा काम किया है। मैं यह पहला अवार्ड पाने वाले नाइजीरिया के टैलेंटेड साइंटिस्ट प्रोफेसर आडेनले, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारतीय कृषि जिस ऊंचाई पर है वो देखकर डॉक्टर स्वामीनाथन जहां भी होंगे उन्हें गर्व होता होगा। आज भारत दूध, दाल और जूट के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। आज भारत चावल, गेहूं, कपास, फल और सब्जी के उत्पादन में नंबर 2 पर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर भी है। पिछले साल भारत ने अब तक का सबसे ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया है। ऑयल सीड्स में भी हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, सभी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है और ये लक्ष्य हर प्रोफेशन के योगदान से ही हासिल होगा। साथियों, आज बड़ी संख्या में इनोवेटिव युवा खेती की समस्याओं का समाधान निकालने में जुटे हैं। अगर आप जो अनुभवी लोग हैं, आप अगर लोग उन्हें गाइड करेंगे तो उनके बनाए प्रोडक्ट ज्यादा प्रभावशाली होंगे और यूजर फ्रेंडली होंगे। साथियों, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने हमें सिखाया था कि खेती सिर्फ फसल की नहीं होती, खेती लोगों की जिंदगी होती है। खेत से जुड़े हर इंसान की गरिमा, हर समुदाय की खुशहाली और प्रकृति की सुरक्षा हमें विज्ञान और समाज को एक धागे में जोड़ना है। छोटे किसान के हितों को सर्वोपरि रखना है और खेतों में काम करने वाली महिलाओं को
सशक्त करना है। हम इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। डॉक्टर स्वामीनाथन की प्रेरणा हम सभी के साथ है। मैं एक बार फिर आप सभी को इस समारोह की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आप सभी ने किसान की बात कार्यक्रम के दौरान सुना है MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन। बहुत सारी बातें हुई। और अमित, कार्यक्रम किसान की बात में आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो करेंगे हम वायु गुणवत्ता में गिरावट और उसका हमारी कृषि पर जो प्रभाव पड़ रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संदीप कुमार जी, जो वैज्ञानिक है पर्यावरण विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जैसे आज हम MS स्वामीनाथन का जन्म शताब्दी समारोह भी मना रहे हैं, अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं। निश्चित रूप से एक उत्साह भी होता है कि ऐसे देश के बेटे जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं किसान को एक मुकाम पर पहुंचाया है, अच्छा उत्पादन लिया है। लेकिन जब आज हम देखते हैं इस जलवायु परिवर्तन को, कहीं देखते हैं कि जल में बहुत ज़्यादा प्रदूषक आ गए हैं, वहीं वायु प्रदूषण हो रहा है। तो अगर आज की बात हम करें तो ये वायु प्रदूषण क्या है और किस प्रकार से हमारे जो किसान भाई हैं उनकी फसलों को प्रभावित कर रहा है? तो सबसे पहले सभी श्रोताओं और किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो वायु प्रदूषण मेनली तब होता है जब हमारे वातावरण में हानिकारक गैसें, धूल, धुआं, कोई रसायन या कोई भी जो कण है अगर हमारी वातावरण में आ जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, हानिकारक होते हैं, तो उस जो स्थिति बनती है उसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। और ये जो वायु होती है वो जहरीली होती है, हमारी हेल्थ के लिए न हमारी लिए बल्कि फसलों के लिए, पौधों के लिए, जानवरों के लिए, किसी के लिए भी ये सबके लिए हानिकारक होती है जी। तो इस सिचुएशन को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। आपका अगला था कि ये हमारी कृषि को कैसे प्रभावित करता है। अगर हम देखते हैं तो वायु प्रदूषण कृषि नहीं अपितु हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। यह हमारे जल को प्रभावित करता है, यह हमारी मिट्टी को प्रभावित करता है और यह हमारी कृषि को प्रभावित करता है। तो कृषि को अगर हम देखते हैं तो कृषि में जो हमारी फसलें होती हैं, आज अगर हम देखते हैं तो शहरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उससे काफ़ी मात्रा में वायु प्रदूषण हो रहा है। और ये वायु प्रदूषण हमारे जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें फैल जाता है हवा के साथ, और यही हमारी जब फसलों तक पहुंचता है तो फसलों की वजह से इसमें काफ़ी नुकसान होता है। फसलों की जो गुणवत्ता है वो ख़राब हो जाती है, फसलों की जो उत्पादक क्षमता है वो ख़राब हो जाती है, साथ में हमारे फसलों की जो भंडारण क्षमता है वो भी ख़राब हो जाती है। यानी कि कहें तो प्रत्येक प्रकार से फसलों को नुकसान है, मनुष्यों को नुकसान है, पशुओं को, पक्षियों को, प्रत्येक जीवन को, जो लिविंग थिंग्स हैं कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण से प्रभावित हो रही हैं। जब किसान की बात में हम बात करते हैं, किसान की फसलों की, तो जो वायु प्रदूषण आपने बताया कि भाई धुआं है या राख के कण हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कौन कौन सी मुख्य प्रदूषक हैं जो प्रभावित करते हैं? अगर हम प्रदूषकों की बात करते हैं तो इनकी भी एक बड़ी सारणी है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि मुख्यतः मेनली कौन से प्रदूषक हैं। तो उनमें एक आता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक आता है जो हमारे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आते हैं, एक आता है ओजोन। जो ओजोन बेसिकली हमारे वायुमंडल में ऊपरी ओजोन लेयर भी होती है, उसमें भी पाया जाता है, लेकिन वो ओजोन अच्छा होता है क्योंकि वो हमें जो यूवी रेडिएशन आती है हमारे सूरज से, उनसे बचाता है। लेकिन जो ओजोन हमारी धरती के आसपास होता है वो हानिकारक, वो प्रदूषक होता है। इसके साथ साथ में जो हमारे कणीय पोल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक होते हैं, जिसमें आपने काफ़ी बार न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि PM 2.5 लिखा होता है, PM 10 लिखा होता है, जो पार्टिकुलेट मैटर है जिनकी साइज के बेसिस पे हम उनको नाम देते हैं। तो ये मुख्यतः प्रदूषक होते हैं जो वायुमंडल में होते हैं, और ये हर चीज को प्रभावित करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कृषि हो। और इनमें मुख्य योगदान की अगर हम बात करते हैं तो अगर खेती की बात करते हैं तो खेती में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे जो भी हमारी पराली को जलाना हो गया, अगर खेतों में हम कोई भी मशीन का यूज कर रहे हैं जिसमें हमारे पेट्रोल डीजल यूज होता है वो होता है। जितने भी हमारे जो फार्म के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हम कोई हैरोइंग कर रहे हैं, प्लोइंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ में हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, वो थ्रेसिंग कर रहे हैं, तो उससे भी काफ़ी मात्रा में जो कणीय प्रदूषक होते हैं उनका उत्सर्जन होता है। तो ये स्रोत हैं। इसके अलावा जितने भी वाहन हैं, अगर हम जैसे दिल्ली जैसे शहर की बात करते हैं तो वाहन हो गए, यहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं और कई कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती है, तो उनकी वजह से काफी मात्रा में प्रदूषण सीधे कहें तो धुआं, जहाँ से भी धुआं आ रहा है, चाहे वो वाहनों से आओ या फैक्ट्रीज से आओ या कहीं से भी आओ, औद्योगिकरण से आओ, वो प्रत्येक प्रकार से किसी भी गतिविधि से।
तो डॉक्टर साहब बात आती है, ये तो हम बता रहे हैं किसान भाइयों को कि भाई ये वायु प्रदूषण है, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन किसान ये सुनना चाहता है कि रोकें कैसे, क्या कुछ करना चाहिए। जैसे अभी पराली जलाने की बात आपने कही, तो पराली जलाना निश्चित रूप से भाई वायु को हम प्रदूषित कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को प्रदूषित कर रहे हैं, सीधा सीधा कह सकते हैं। तो इसको कैसे प्रतिबंधित किया जाए या कैसे हम कम करें कि कम से कम ये हो। आपको सबसे पहले तो मैं एक सामान्य बात बताना चाहूंगा कि एक किसान वायु प्रदूषण के लिए क्या क्या कर सकता है जी। तो किसानों को मुख्यतः सबसे पहला काम है कि जो पराली जलाते हैं उसको नहीं जलाना चाहिए। पराली के उनको अदर दूसरे विकल्पों पे ध्यान देना चाहिए। उसको जैसे कंपोस्टिंग में हो गया, या उसको मशरूम कल्टीवेशन में यूज में ले लेते हैं, या उसको जो बायोचार बनाने में यूज में ले लेते हैं। इसके अलावा किसान हैं वो कुछ यंत्र काम में लेके, जैसे हैप्पी सीडर हुआ, सुपर सीडर हुआ, या बेलर का यूज में लेके भी जो जितनी पराली या जो क्रॉप का हमारा जो बचता है अपशिष्ट, उसको वो अपने खेत पे मैनेज कर सकते हैं। तो इससे जलाने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा है, किसान अगर जैविक खेती की तरफ जाएं, तो जैविक खेती की तरफ जाएंगे तो उससे हम बहुत सारे जो फर्टिलाइजर होते हैं, जो पेस्टिसाइड हैं, उनका उपयोग हम नहीं करेंगे। बेसिकली जब हम खेत में फर्टिलाइजर, उर्वरक या कोई भी पेस्टिसाइड जब खेत में लगाते हैं तो उससे भी कई प्रकार के पोल्यूटेंट्स का उत्सर्जन होता है, प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है, तो वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ आजकल काफ़ी किसान हैं जो सोलर पैनल्स का यूज कर रहे हैं जी। जो सोलर इरिगेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ आजकल जो बहुत सारे ऐसे यंत्र आ गए हैं खेती में जो सोलर से चलते हैं, तो उनमें जितने भी पेट्रोल डीजल है उनका यूज कम होता है। तो यही सब विकल्प यूज करके वो किसान अपने लेवल पे प्रदूषकों का उत्सर्जन कम कर सकता है जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किसान जो है हमारा वो किस लेवल पर क्या क्या चीजें कर सकता है ताकि प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण, उस पर वो थोड़ा कंट्रोल कर सके। लेकिन क्या सरकार की भी ऐसी कुछ नीतियां या योजनाएं हैं जिसपे वो किसानों की मदद करती है या उन्हें एडवाइस करती है कि उनको इस तरह की चीजें अपनानी चाहिए जिससे उनकी मदद हो सकती है इस वायु प्रदूषण को रोकने में? हाँ, अगर किसान के लेवल पे हम देखते हैं तो किसान के लेवल पे मुख्यतः दिल्ली के आसपास के क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, जहाँ पे राइस जो हम धान की खेती करते हैं, वहाँ पे हमारे जो पराली का सबसे ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ वो पराली बचती है और उसका प्रबंधन करना हमारे लिए चैलेंज होता है। तो इस साइड के किसानों पराली को मुख्यतः जला देते हैं, जिससे काफ़ी उत्सर्जन, प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। तो इन जितने भी जो राज्य सरकार हैं, इन्होंने किसानों के लिए कई प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए या जितना पराली है उसको प्रबंधन करने के लिए जो मशीनों का यूज होता है, उन पे भी काफ़ी किसानों को सब्सिडी दे रही है, जिससे वो किसान है उनको सस्ते दामों में मशीनों को खरीद सकते हैं। साथ साथ में जो सरकारें हैं वो कस्टम हायरिंग सेंटर की भी स्थापना कर रही हैं। जैसे कुछ किसान हैं वो कोई मशीन नहीं खरीद पाते हैं अगर अपने लेवल पे, तो वो विलेज लेवल पे या कुछ विलेजों का क्लस्टर बना के वहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर कर देते हैं। वहाँ पे सारी मशीनें होती हैं, तो किसान उसको हायर करके अपना काम करके वापस जमा करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारें हैं वो मशीनों पे सब्सिडी दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय स्तर पे कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, जिसमें एक है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु मिशन जो 2019 में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। और इसके अंतर्गत मेनली जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो कणीय पदार्थ पोल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक होते हैं, उनको 20 से 30% कम करने का उन्होंने सीधा लक्ष्य रखा था। इसके अलावा अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में एक प्रोग्राम चलाया गया जिसको हम सब लोग जानते हैं, जिसको ग्रेप बोलते हैं जी, जिसको हम बोलते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसके अंतर्गत शहर में जिस प्रदूषण के लेवल के आधार पे बहुत सारी प्रतिबंध लगाए जाते हैं चीज़ों को। उसी के जैसे अगर प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया तो जैसे दिल्ली में ओडी1 का कॉन्सेप्ट आया था। जब सर्दियों के दिनों में जब प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है तो जो जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है उस पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि इनसे कणीय जो पोल्यूटेंट होते हैं उनका उत्सर्जन होता है। आसपास के जो पावर प्लांट्स होते हैं उनको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। तो ये सब करके गवर्नमेंट है वो पोल्यूशन के उत्सर्जन पे नियंत्रण करती है जी। डॉक्टर साहब, हम जब बात करते हैं पराली प्रबंधन पे विशेषतः, क्योंकि अब आ रहा है समय, धान की फसलें बो रहे हैं सभी किसान भाई बहन, तो इसमें पूसा डिकम्पोजर के विषय में हमने सुना है कि बड़ा महत्वपूर्ण, उसके विषय में आप जरूर बताएं। पूसा डिकम्पोजर है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा बनाया गया एक जो अपने
माइक्रोब्स होते हैं उन पे बेस्ड एक फॉर्मुलेशंस है, जिसको हम जितना भी जो पराली होती है, धान होता है काटने के बाद में, उसमें उसको स्प्रे कर देते हैं और वो 20 से 22 दिन के अंदर है उसको डिकम्पोज कर देता है, उसका विघटन कर देता है। और उसके बाद में उसमें आराम से हम खेत में है वो ट्रैक्टर या हैरो करके और उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि अगली खेत गेहूं को लगाने या और कोई फसल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है किसान को, और उसे जलाना भी नहीं पड़ता है। यानी कि आरती तो एक पंथ दो काज की, कहाँ तो वो पराली जलाने से प्रदूषक बन रहा था, कहाँ वो डिकम्पोजर की वजह से उर्वरक बन गया। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हमें मृदा में इन चीजों का यदि ध्यान रखेंगे तो वायु प्रदूषण तो कम होगा, हमारे किसान भाई बहन उत्पादन भी अच्छा ले सकते हैं। और ये बिल्कुल देखिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास कि आप इस तरीके से जो पराली की समस्या से सभी जूझते हैं उसका निदान आप पा सकते हैं। और साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में बात वायु गुणवत्ता पर किस तरह से गिरावट कृषि पर असर डाल रही है इस पर जरूर होगी, लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपको बताया गया, MS स्वामीनाथन जी का जो जन्म शताब्दी है, इस पर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नास कॉम्प्लेक्स में ये हुआ है और इसी उपलक्ष्य पे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन से मंजीत कौर ने क्या कुछ बातचीत की है, क्या कुछ उनके बात है, आइए सुनते हैं। आज प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई, उनकी जन्म शताब्दी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं यह कहना चाहूँगी कि जो आज हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं वो ऑफ कोर्स उनकी लेगेसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने जितना योगदान किया है सिर्फ कृषि के क्षेत्र में ही नहीं परंतु बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे बायोडाइवर्सिटी है, फार्मर्स वेलफेयर है, फिशरीज़ है, कोस्टल एरियाज़ का काम उन्होंने किया है और दुनिया भर में उनका असर हुआ है उनके काम का। जैसे अभी भी एक स्पीकर बोल रहे थे, जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं वो डॉक्टर स्वामीनाथन ने जब FAO के चेयर थे, वो इंडिपेंडेंट चेयर थे, तब उन्होंने शुरू किया था। और उसमें सबसे पहले फार्मर्स वेलफेयर का नाम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने कहा था सिर्फ ब्रीडर्स का ही हक नहीं होता है, हित नहीं होता है, पर फार्मर्स का भी, किसानों का होता है। तो आज मेरे ख्याल प्रधानमंत्री जी ने भी जो संदेश दिया कि हम जो हैं फार्मर्स और फिशरमैन और हमारे ट्राइबल लोगों की इंटरेस्ट सबसे पहले रखेंगे, वो ही अहम होगा और बाकी देशों से जो भी कुछ इश्यूज़ हों उसको फिर बाद में देखेंगे, पर सबसे पहले हमारे किसानों को आगे रखेंगे। मेरे ख्याल ये स्टेटमेंट जो था, ये प्रोफेसर स्वामीनाथन अगर अभी होते तो वो भी यही कहते। आकाशवाणी के माध्यम से सभी किसानों के लिए आपके लिए क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तो मैं सब किसानों को धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि किसान के बिना हमारे पास अभी खाना नहीं होता और हमारे पेट खाली रहते। तो ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, जब भी हम खाना खाएं तो हम किसानों को याद करें। ये भी जानते हैं कि किसानों के पास बहुत पारंपरिक ज्ञान है और उससे वैज्ञानिकों को सीखना चाहिए। तो मेरे फादर कहते थे कि ये 2 वे इंफॉर्मेशन होता है, लैब टू लैंड और लैंड टू लैब। जब दोनों अच्छी तरह से जुड़ के काम करेंगे तभी आगे हम मतलब अपने चुनौतियों से पार करके आगे निकल सकेंगे। आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, किसान की बात कार्यक्रम में अभी आपने सुना डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को, जिनसे बातचीत कर रही थी मंजीत कौर। और फिलहाल किसान की बात में बात हो रही है कि वायु गुणवत्ता किस तरह से जो गिरावट हो रही है कृषि पर, इस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है, इस विषय पे आज बात हो रही है। और डॉक्टर साहब, आपसे आगे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर संदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि वायु गुणवत्ता में गिरावट जो है वो हमारी जो खाद्य फसलें हैं इनके साथ इनकी पोषण गुणवत्ता को किस तरह से ये प्रभावित कर रही है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि वायु प्रदूषण से फसलों की उत्पादकता, उनकी गुणवत्ता और पोषण स्तर को काफ़ी तो सीधे तौर पे प्रभावित करता है। अगर हम वायु प्रदूषकों में देखते हैं तो ओजोन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ओजोन वो पौधों के लिए है, फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। ये उनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसको सीधा सीधा रोक देती है, जिससे पौधा खाना नहीं बना पाता है और हमारी उत्पादक जो क्षमता होती है पौधे की वो उसमें कमी आ जाती है। हम दूसरे पोषक तत्वों के प्रदूषकों की बात करते हैं, जैसे जिसमें है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये हमारे जो फसल होते हैं उसकी एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। इससे हमारे जो पोषक तत्व हैं होते हैं
फसलों में उनमें कमी आती है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो उनमें प्रोटीन कंटेंट है वो कम हो जाता है, फसलों में जो विटामिन का कंटेंट है वो कम हो जाता है, आयरन है, जिंक है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी आ जाती है। और यही कमी है वो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी है, जो भी बच्चे हैं, जो भी बीमार लोग हैं या जो भी लोग इनको खाते हैं खाना, उनको डायरेक्ट रूप से प्रभावित करती है। इससे हमें प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाया जाता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से वायु प्रदूषण है वो हमारी फसलों को डायरेक्ट तौर पे प्रभावित करता है। जी, और डॉक्टर साहब देखिए, फसलों की हमने बात कर ली कि किस तरह से जो फसलों पर जो है वायु गुणवत्ता, वायु प्रदूषण है वो असर डाल रहा है, लेकिन हमारे किसान मित्र, क्योंकि भाई उनकी तो रोजी रोटी ये फसलें ही हैं, उनको दिन रात इन्हीं के साथ रहना होता है, तो ये वायु प्रदूषण उनकी सेहत पर किस तरह से क्या असर डालता है, उन्हें क्या क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए ताकि इसका असर उन तक ना पहुंचे लगभग। जी, वायु प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं तो किसानों को ही नहीं, ये हर मनुष्य को प्रभावित करता है। चाहे वो किसान हो, चाहे कोई काम करने वाला हो, या चाहे कोई रूम में बैठा हो, ये हर आदमी को प्रभावित करता है। तो जो भी लोग डायरेक्ट किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो भी उन सब का किसी भी वायु प्रदूषण से डायरेक्ट उनका सामना होता है और उन पे इफेक्ट होता है। या जो किसान है अपने खेत में काम करते हैं, या वो पराली को जलाते हैं, या घर में जो चूल्हा जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, या वो खेत के अंदर कोई फर्टिलाइजर डालते हैं, कोई पेस्टिसाइड डालते हैं, या कोई भी जो खेत की गतिविधि हो रही है, चाहे ट्रैक्टर से वो खेत जोत रहे हों या वो किसी फसल को निकाल रहे हों, तो सबसे किसान को डायरेक्ट अगर किसान की बात करते हैं तो किसान को उससे नुकसान होता है। और अगर नुकसान में हम देखें तो एक तो हमारे गैसियस प्रदूषक होते हैं, जो गैसेज होती हैं, दूसरे हमारे कणी होते हैं, तो इन दोनों से स्वास्थ्य पे काफ़ी अधिक मात्रा में प्रभाव होता है। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में मेनली हमारे जो भी हमारा श्वसन तंत्र होता है, इसको सबसे पहले प्रभावित करते हैं, क्योंकि जितने भी जो कणीय पदार्थ होते हैं वो हमारे श्वसन में, हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, फेफड़ों से वो हमारे ब्लड में चले जाते हैं और अल्टीमेटली हमारे शरीर का जो पूरा सिस्टम है उसको ये इफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम ओजोन वगैरह की बात करते हैं तो वो हमारी स्किन पे भी काफ़ी इफेक्ट होता है, उनकी वजह से वो स्किन को प्रभावित करते हैं। और इसके अलावा काफ़ी लंबे टाइम तक अगर वायु प्रदूषकों का एक्सपोजर होता है तो इससे हमारे हृदय संबंधी कई रोग हो जाते हैं, मानसिक विकार भी पैदा हो जाते हैं। तो वायु प्रदूषक देखा जाए तो कई टाइप के इसके हमारे शरीर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। जी डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से ये तो आज ऐसी बात चल रही है कि हमारे किसान भाई बहनों को कोशिश करनी चाहिए, हमको कोशिश करनी चाहिए, प्रत्येक जो जितने भी नागरिक हैं सभी का दायित्व बन जाता है कि यदि वायु प्रदूषण कम होगा तो देश अच्छा पलेगा, स्वच्छ रहेगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी एक मिनट में हम चलते चलते क्या किसान भाइयों को ऐसी सलाह दें कि हम वायु प्रदूषण को अंततः कम ही कर दें? नहीं, किसान भाइयों को नहीं, हमको सब लोगों को मिलजुल के ये काम करना पड़ेगा। किसान भाई जिन चीज़ों से लगता है, जैसे अगर आज के टाइम में किसी से पूछा जाता है किसान भाई क्या करें, तो लोग बोलते हैं कि पराली जला रहे हैं। तो पराली के लिए काफ़ी अनुसंधान भी किया जा रहा है, काफ़ी गवर्नमेंट भी, सरकार भी इस पर काफ़ी योजनाएं ला रही हैं। किसानों के साथ मिलकर काम करिए जिससे वो इसको कम कर सकते हैं जलाने को। एक तो ये है, दूसरे जो भी हमारे खेत में जो काम होते हैं उनको वो सुनियोजित तरीके से करके प्रदूषकों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत कम समय में आपने काफ़ी कुछ बताया और किसान मित्र इससे ज़रूर पूरा लाभ उठाएंगे। पराली का जो आपने सॉल्यूशन दिया उसको भी अपनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल डॉक्टर संदीप कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, फिलहाल कार्यक्रम किसान की बात से मैं आरती और साथ ही अमित भी आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।